ये आपका है मई जून 2017 वेरिएंट 22। ठीक है, जो आपका पेपर 2 होता है ओ लेवल इकोनॉमिक्स का, दैट इज 2 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो आपके पास केस स्टडी के लिए 45 मिनट्स का टाइम होगा। चलो, माइनिंग डायमंड्स इन बोट्सवाना। So Botswana is the world's largest producer of diamonds. Indeed, in 2015, diamonds accounted for a third of the country's gross domestic product. GDP of US 24, पेज नंबर 24। जीडीपी कितना था भाई? यूएस 18 बिलियन का वन थर्ड। ठीक है, तो इन 2015 डायमंड्स अकाउंटेड फॉर अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज जीडीपी ऑफ 18 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, मई जून 2017 वेरिएंट 22, and for 80% of the country's export. The country currently gets most of its income from mining and selling through uncut diamonds. It receives only 700 US dollars for a 1.5 carat rough diamond. The diamond is then cut, polished, and finished. Usually in other countries, India is the market leader in cutting and polishing diamonds. The cost of cutting and polishing diamonds in India is only a quarter of the cost in Botswana. मतलब बोट्सवाना की जितनी कॉस्ट है उसका सिर्फ 1/4 कॉस्ट लगती है कहाँ पे भाई? इंडिया। The global average cost of finishing a 1.5 carat diamond is US dollar 8,000. The diamond is sold to the customer with a 25% margin. चल, अच्छा, तो $8,000 कॉस्ट होती है, 25% का प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, अच्छा, तो बोट्सवाना इज ट्राइंग टू डेवलप इंडस्ट्रीज कनेक्टेड विद डायमंड माइनिंग, चलो, सच एज कटिंग, पॉलिशिंग एंड ज्वेलरी मेकिंग इंक्लूडिंग डायमंड रिंग्स। Figure 1 shows how the global market for diamond rings changed in 2015। तो डायमंड रिंग्स की डिमांड क्या हो गई है? डायमंड रिंग की डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो गई है। तो प्राइस भी इंक्रीज हो गई है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई है। इक्विलिब्रियम पहले E1 यहाँ पे था, इक्विलिब्रियम यहाँ पे अब E2 हो गया है। ठीक है जी, आगे चल। द ग्लोबल मार्केट फॉर डायमंड रिंग्स इन 2015 की डायग्राम हमने पढ़ ली। अच्छा, फिर द बोट्सवानान गवर्नमेंट हैज आल्सो encouraged the world's largest diamond company to set up in Gaborone, the capital of Botswana. Some government ministers, however, are concerned that Botswana is too dependent on diamonds. They warn that there is a finite supply of diamonds and urge the government to encourage diversification. Finite मतलब भाई बहुत कम डायमंड्स हैं, सप्लाई लिमिटेड है। तो भाई गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि भाई प्लीज क्या करो, आप डाइवर्सिफिकेशन करो भाई, दूसरी दूसरी चीजें लाओ। ठीक है, चलो। As well as diamonds, the country has a number of other strengths. It has good infrastructure, a developed education system, and free hospital treatment. तो इनके पास अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन है भाई, फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। अच्छा, आप पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू रीजंस व्हाई अ फॉरेन डायमंड कंपनी मे सेट अप इन बोट्सवाना। तो भाई एक्सट्रैक्ट से बताओ क्यों बोट्सवाना में फॉरेन कंपनी आएगी। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है, एक्सट्रैक्ट से निकालना है भाई। एक्सट्रैक्ट से मतलब पीछे से आपको केस स्टडी से वहां से एक्सट्रैक्ट करने रीजन, कि भाई दो रीजन क्यों फॉरेन डायमंड कंपनी बोट्सवाना आएगी। देखो भाई बताओ, कोई ऐसी चीज थी बोट्सवाना में? बताओ भाई आप लोग, चैट पे बताओ। डिमांड डिमांड कहाँ लिखी है भाई? प्रोड्यूस करने। वो कह रहे फॉरेन डायमंड कंपनी प्रोड्यूस करने आ रही है ना, तो क्या होगा भाई? कहाँ लिखा हुआ है देखो, कहाँ लिखा हुआ है? डिमांड का तो वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं, ज्यादा डिमांड है ऐसा नहीं। प्रॉफिट के नहीं नहीं, आप लोगों को भाई वहां से देखना है। कहाँ से देखना है? जाके आप लोगों को केस से देखना है कि भाई कहाँ पर क्यों आना चाहेंगे बोट्सवाना में, प्रॉफिट के लिए थोड़ी। वहां से देखो ना भाई, देखो केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है। इंडस्ट्रीज कनेक्टेड टू कटिंग पॉलिशेस, नहीं पॉलिशिंग नहीं। जी, वर्ड टू वर्ड कॉपी करना है बासिल। जी हमजा, वेरी गुड, हमजा को पहला पॉइंट मिल गया भाई, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या होगा भाई? माइनिंग होती, इजी रॉ मटेरियल, चलो। पर लेकिन नहीं ना, और
डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम तो फर्म इसलिए आएगी क्योंकि उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा उसको, चीप लेबर है, चलो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो समझो उसके पास हो जाए। भाई फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए कोई फर्म थोड़ी आएगी, फर्म इसलिए आएगी कि इधर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मिलता है तो ओनर इसलिए आएगा चल भाई इधर इलाज कराएंगे, नहीं, फाइनाइट सप्लाई वो तो ड्रॉबैक हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम है तो स्किल्ड लेबर मिल जाएगा, ठीक है, और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो भाई फर्म तो आना चाहेगी ही, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इसका मतलब इसके पास रिजर्व होंगे ना बहुत सारे, ठीक है। चल, तो आप ये दो रीजन लिख सकते हो, क्या बोल सकते हो, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, या फिर आप वो लिख सकते हो कि वो बेटर, वो है ना एजुकेशन वाला, एजुकेशन होगा तो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स होंगे। चलो, explain two benefits that a country may gain from the presence of a foreign multinational company। चलो ये हमने वैसे ना, अभी हम लोग का जो फोकस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ही था, ठीक है, लेकिन ऐसी बात कर लेते हैं कि फॉरेन अगर मल्टीनेशनल कंपनी आ जाती, ठीक है, बाहर से कोई कंपनी हमारे मुल्क में आती है, बोट्सवाना में आती है या किसी भी कंट्री में आती है, तो आपको क्या लगता है क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। वेरी गुड, ब्रिंग्स एम्प्लॉयमेंट। तो भाई कंट्री आएगी तो फैक्ट्री लगाएगी, फैक्ट्री लगाएगी मतलब आउटपुट बढ़ाएगी, आउटपुट बढ़ाएगी मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे होंगे। टैक्सेस, वेरी गुड अयान, टैक्सेस ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी, उस्मान गुड है, सही है, ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड टैक्स स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम टैक्स मिलेगा, ठीक है, ब्रिंग्स एम्प्लॉयमेंट, ग्लोबल रिकग्निशन, सफा देखो गलत, ग्लोब देखो आप, देखो ये आपने समझ रहे हो, ये आपने बेनिफिट किसका बताया, फॉरेन फर्म का, फॉरेन फर्म का फायदा नहीं बताना, कंट्री को क्या फायदा होगा, टू बेनिफिट दैट अ कंट्री में गेन, कंट्री को क्या फायदा होगा फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी के आने से, तो कंट्री का फायदा बताना, कंट्री को कोई ग्लोबल रिकग्निशन तो वो तो फर्म को मिलेगी ना। हाँ ये बोल सकते हो कि वो प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट अर्न करेगी, करेगी, प्रॉफिट अर्न करेगी तो उस पर टैक्सेस देगी, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट इस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिल्ड हॉस्पिटल्स, तो भाई एनालाइज करते रहना है लाजमी। एक्सपोर्ट हसन बता सकते हो, एक्सपोर्ट बढ़ सकती है बिल्कुल। चल, हसन नहीं मोहसिन, मोहसिन नाम चेंज कर दिया करो। कैलकुलेट यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ डायमंड्स प्रोड्यूस इन बोट्सवाना इन 2015। बोट्सवाना में कितने के डायमंड बने थे, बताओ भाई कितने के डायमंड बने थे, वैल्यू बोलिए ना, वैल्यू ऑफ डायमंड्स प्रोड्यूस इन बोट्सवाना, क्या बोलते हो कैसे निकालेंगे, चलो आप लोगों का पास है भाई, बताओ कैसे निकालेंगे। 18, 18 बिलियन गलत बेटा, सवाल को गौर से पढ़ो। इंडीड इन 2015 डायमंड्स अकाउंटेड फॉर, क्या निकालेंगे बेटा, डायमंड की प्रोडक्शन ना, तो इन 2015 डायमंड्स अकाउंटेड फॉर अ थर्ड, गौर से सुनो, अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज जीडीपी ऑफ 18 बिलियन डॉलर। तो भाई 18 बिलियन डॉलर की मेरी जीडीपी थी, मेरी जीडीपी थी 18 बिलियन डॉलर की, वन थर्ड इसमें से है डायमंड का प्रोपोर्शन, तो वन थर्ड डायमंड का है तो मैं वन थर्ड निकालूंगा ना 18 बिलियन डॉलर का। देखो इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 2015 डायमंड्स अकाउंटेड फॉर अ थर्ड ऑफ द कंट्रीज डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ यूएसडी 18 बिलियन डॉलर। तो जीडीपी 18 बिलियन डॉलर की थी जिसमें से वन थर्ड डायमंड का है, तो 13 का वन थर्ड निकाल लो, कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा, 18 का वन थर्ड तो आ जाएगा 6 बिलियन,
जीरोस लगाने की कोशिश नहीं करना भाई, सिर्फ बिलियन और मिलियन में ही रहने देना आंसर। तो क्या हो गया भाई, $6 बिलियन। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता दोगे, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 18 बिलियन डॉलर, तो कितना हो गया, $6 बिलियन आ जाएगा। क्लियर है भाई, मार्क्स मिल गए, खत्म। अब आ जाते हैं अगली कैलकुलेशन पे। द एवरेज प्राइस ऑफ अ 1.5 कैरेट डायमंड इन 2015। 1.5 कैरेट डायमंड की एवरेज प्राइस क्या थी भाई, बताओ। ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो निकाल के बताओ। मैंने बता दिया कहाँ लिखा हुआ है। The global average cost of finishing a 1.5 carat diamond is USD $8,000. The diamond is sold to a customer with a 25% profit margin. तो $8,000 की कॉस्ट है, 25% भाई प्रॉफिट मार्जिन है, तो $8,000 का बनाया, 25% उस पर मेरा प्रॉफिट होगा, तो भाई बताओ कितनी कॉस्ट आएगी जी, 8,000 प्लस उसका 25% जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो 8,000 का 25% निकालोगे आप, ये प्रॉफिट आ गया। तो 8,000 का 25% निकालोगे जो कि कितना आएगा, 2,000। 2,000 आपका हो गया प्रॉफिट। 2,000 आपका प्रॉफिट हुआ, तो 8,000 की कॉस्ट थी, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब सेल करोगे कितने का, $10,000 का। आई बात समझ। बताओ भाई, सब यहाँ तक क्लियर है, कैलकुलेशन सबको क्लियर है, दोनों कैलकुलेशन। नहीं है तो बताओ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सही, रिपीट कर दूं। फर्स्ट वाली कैलकुलेशन रिपीट या सेकंड वाली। चल मैं दोबारा बोलता हूँ, देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ डायमंड्स प्रोड्यूस इन बोट्सवाना इन 2015। सवाल पहले समझना उर्दू में क्या समझ, डायमंड्स कितने के प्रोड्यूस हुए पूरे बोट्सवाना में 2015 में। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, बोट्सवाना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है। इंडीड इन 2015 डायमंड्स ने अकाउंट करा, मतलब इसके अंदर प्रोपोर्शन, डायमंड का कितना प्रोपोर्शन था, 1/3 था कंट्री के जीडीपी में। कंट्री के जीडीपी का 1/3 डायमंड था, कंट्री के जीडीपी का 1/3 डायमंड था। तो भाई जीडीपी कितने का था, जीडीपी था $18 बिलियन का। $18 बिलियन का, 18 बिलियन का जीडीपी है, जिसमें से 1/3, 1/3, तीन में से एक हिस्सा डायमंड का, तीन में से एक हिस्सा डायमंड का। तो टोटल तीन हिस्से कितने थे, 18 के, $18 बिलियन के तीन हिस्से थे, तो एक हिस्सा निकालना है। तो आप कैलकुलेटर क्या बोलोगे भाई, 1/3, 1/3, 1/3 करा, किसका 1/3, जीडीपी का। जीडीपी कितना था, $18 बिलियन, 1/3 मल्टीप्लाई बाय $18 बिलियन, कितना आ गया भाई, $6 बिलियन। आगे बात समझिए, जिसको पहला पार्ट नहीं समझ में आया था वो बता दो भाई, अब समझ में आ गया। सेकंड पे आते हैं जी, बासिल वर्किंग शो करनी पड़ेगी। चलो अब समझो भाई क्या, अब समझो सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट पर, सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है भाई एवरेज प्राइस बता दो। एवरेज प्राइस मतलब जो जिस पे बिकेगा। 1.5 कैरेट डायमंड 2015 में कितने का बिकेगा, इसकी एवरेज प्राइस बता दो। ठीक है, कितने का सेल होगा। अच्छा अब देखो, सेकंड पैराग्राफ में आखिरी वाली दो लाइनों पे फोकस करना। The global average cost of finishing a 1.5 carat diamond is $8,000। $8,000, $8,000 की क्या प्राइस, क्या है, कॉस्ट है। कॉस्ट है, हमें प्राइस निकालनी है। तो भाई कॉस्ट के अंदर मेरा प्रॉफिट, कॉस्ट के ऊपर मेरा प्रॉफिट आएगा, फिर मैं कंज्यूमर को बेचूंगा। ठीक, अगली लाइन पढ़ना। द डायमंड इज सोल्ड टू द कस्टमर विद अ 25% प्रॉफिट मार्जिन। 25% प्रॉफिट का मार्जिन है। ठीक है, इसका मतलब मेरी कॉस्ट है $8,000, 25% में कमाऊंगा इस पे प्रॉफिट। 25% में क्या कमाऊंगा भाई,
प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाऊंगा 25%। ठीक है, तो $8,000 की कॉस्ट है। ठीक है, तो 25%, 25% मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैंने $8,000 का 25% निकाला, कैलकुलेटर में आप लोग निकालो, $2,000 आ रहा होगा। $2,000 मेरी क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। $2,000 प्रॉफिट हो गया, 8,000 का 2,000 प्रॉफिट हो गया। 8,000 मेरी कॉस्ट, 2,000 मेरा प्रॉफिट, 8,000 कॉस्ट लूंगा कंज्यूमर से, 2,000 प्रॉफिट लूंगा, मतलब कंज्यूमर से कितने पैसे ले लिए, $10,000। ये आ गई प्राइस, बताओ भाई। जी भाई, जिसको सेकंड पार्ट क्लियर नहीं था, आप समझ में आ गया। चलो जबरदस्त, जबरदस्त, चलो। अच्छा भाई, अब आ जाते भाई, एनालाइज, एनालाइज व्हाई। अच्छा देखो, केस स्टडी ऐसी है, पता है, मैं आपको बता दूं, केस स्टडी एक ऐसी चीज है जहां पे आपको ना पता है कितने मार्क्स लेने हैं। 30 में से मिनिमम, मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ 27 से 28 लेने। केस स्टडी देखो भाई बहुत आसान है, सब चीजें यहाँ पे ना पीछे कुछ ना कुछ मेंशन होता ही है। और यहाँ पे एक डायग्राम का भी सवाल आ जाता है। बड़े मजे से आप ना यहाँ पे 27 28 ले सकते हो, 25 अबव तो बिल्कुल आराम से ले सकते हो। बस आपको ना ये प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, प्रैक्टिस करते जाना। जो जो भी गूगल क्लासरूम पे होमवर्क मिल रहा है उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो आपका इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे थ्रेशोल्ड होता है 90 में से 60 पे, 90 मार्क्स में से 60 मार्क्स लेकर आ गए, ए आ जाएगा आपका। तो भाई करेंगे इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पे काम वगैरह, वो चेक होगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई क्या मिस्टेक्स हैं आपके, क्या मसले आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उसको सिंसियरली उसको काम करो और ऑन टाइम सबमिट करो, ताकि हम भी चेक कर सकें और फिर आपको फीडबैक भी बताएं उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर मेहनत करें। टाइम है, बस टाइम को सही से यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ये लेकर आ जाए इंशाल्लाह सब। चलो, तो एनालाइज, analyze by why a country could have lower production cost for a particular good than another country। आराम से समझना है भाई, टेंशन नहीं लेनी है भाई। एनालाइज करो, अच्छा भाई क्या एनालाइज करो, कि एक कंट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों कम होगी, एक कंट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों कम होगी, कम होगी फॉर अ पर्टिकुलर गुड देन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री से मेरी कंट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों कम होगी भाई, क्यों कम होगी। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह, अयान बेटा सबमिट कहाँ करें, सबमिट वहां करना है ना बेटा, गूगल क्लासरूम। चल, अली कह रहा है भाई लेबर वेज, लेबर वेज कम हो सकती है, गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है, गुड है भाई, पॉलिसीज ठीक है भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी आ सकती है, सही है हमजा, वेरी गुड भाई। सही, अनस्किल्ड लेबर होगा, चीप लेबर होगा, अनस्किल्ड लेबर तो लोअर वेजेस, सही है भाई बासिल। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होगी भाई, भाई गुड है। रॉ मटेरियल सस्ता होगा भाई, वेरी गुड है। जैन चाहिए, ठीक है भाई, वेरी गुड है। वर्ड पर करके नहीं, नहीं बेटा, हम आपको वो पेपर में सॉल्व करना है, पेपर में सॉल्व करके उसकी पिक्चर सबमिट करनी है। सर क्वेश्चन दोबारा, बिल्कुल दोबारा समझा देता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंट्री में प्रोडक्शन की कॉस्ट क्यों कम होगी एक गुड के लिए दूसरे कंट्री से। तो भाई पाकिस्तान में समझो सीमेंट बनाने की कॉस्ट इंडिया में सीमेंट बनाने की कॉस्ट से क्यों कम है। तो क्या हो सकता है भाई, आप लोगों ने सबने सही बताया कि भाई गवर्नमेंट ने, आप क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। बेटा अली काम करके सबमिट करना है, लिख के। जी बिल्कुल, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा सप्लाई में हो सकता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो सकती है। तो भाई ये ना यहाँ पे आप दो रीजंस लिख दोगे, दो रीजन क्या लिख दोगे भाई। हाँ, कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है हमजा, लेकिन उसको कनेक्ट करना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट से, प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों लो होगी। तो प्रोडक्शन भाई पहला लिख सकते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, चीपर रॉ मटेरियल, चीपर रॉ मटेरियल होगा, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इसको अगर और लंबा करना है ना, तो आप बोलो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, लार्ज इनफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल होगी, तो उसकी प्राइस क्या होगी, चीपर, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी चीपर होगी। ये लिख दिया। दूसरा रीजन आप कैसे लिखोगे, दूसरा रीजन लिख सकते हो कि भाई
प्रोडक्शन कॉस्ट को थोड़ा सा ना इसको एनालाइज करके भी लिखना है जरा सा ना, तो आप ये भी लिख सकते हो। चलो कैपिटल इंटेंसिव वाला लिख देते हैं। कैपिटल इंटेंसिव होगी पहली कंट्री, तो कैपिटल इंटेंसिव होगी तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होगा कि प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी की क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है इसका मतलब लेस टाइम मोर आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर होगी। ठीक है, तो पॉइंट्स तो माशाल्लाह आप सबको पता है। पॉइंट्स को सही तरीके से एनालाइज करना, ये असल आर्ट है। सही सही तरीके से एक्सप्लेन करना, ये असल आर्ट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को सीखना है। तो कंट्रीज का नाम लेकर एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल बासिल दे सकते हो, लेकिन अपने आप का क्यों, अपने आप को क्यों इतनी मुश्किल में डालना कि आप पाकिस्तान इंडिया, फिर कहीं आपने पाकिस्तान को इंडिया की जगह लिख दिया, इंडिया को पाकिस्तान की जगह, तो पूरा सवाल का मकसद खत्म हो जाएगा। तो आप बस इस तरह स्टार्ट कर देना कि a country may have lower production cost than the another country, firstly because of कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ज्यादा होगी, which will which will cheaper रॉ मटेरियल हो जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसके बाद क्या हो गया भाई, आप लिखोगे भाई द फर्स्ट कंट्री में बी कैपिटल इंटेंसिव, दे मे बी यूजिंग मोर टेक्नोलॉजी। ठीक है, which would result in increased productivity, which means that more output is produced in less time। ठीक है, which will cause the average cost of production to fall। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर होगी, बस कर दिया, खत्म। बताओ भाई, समझ में आया? सब बता दो भाई, सब बता दो। नहीं समझ में आया बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसको। सही है बासिल, गुड है। देखो अली, देखो अली, भाई सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल अली ज्यादा होगी। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एक कंट्री में ज्यादा है, तो मतलब जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसका क्या हो गया भाई, रॉ मटेरियल चीप हो गई। ठीक है, जिसकी सप्लाई ज्यादा, रॉ मटेरियल की सप्लाई ज्यादा, रॉ मटेरियल की सप्लाई ज्यादा, इसका मतलब जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसकी प्राइस कम होती है। तो रॉ मटेरियल की जितनी सप्लाई ज्यादा होगी एक कंट्री में, उतना रॉ मटेरियल चीपर होगा। जितना रॉ मटेरियल चीपर होगा उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगी। दूसरा लिखोगे सेकेंडली, सेकेंडली लिखोगे भाई एक कंट्री ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होगी दूसरी कंट्री से, इसका मतलब वो ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रही होगी। जितनी टेक्नोलॉजी यूज करेगी उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब कम टाइम लगेगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी लोअर हो जाएगी। चलो, अब आ जाते हैं डिस्कस वाले क्वेश्चन। Discuss whether Botswana should mine all its diamonds and sell them as quickly as possible। बोल रहा है भाई सारे बोट्सवाना के अपने सारे डायमंड आज ही माइन करे, आज ही डायमंड को एक्सट्रैक्ट करे और आज ही सारे जाके बेच दे जल्दी से जल्दी। ठीक है, डिस्कस का क्वेश्चन। डिस्कस का क्वेश्चन अब जो आपके पेपर फॉर्मेट में आता है वो 6 मार्कर क्वेश्चन आता है। कितना मार्क है भाई, 6 मार्क। तो आपको दो पॉजिटिव लिखने होते हैं, दो नेगेटिव लिखने होते हैं। ठीक है, तो डिस्कस वेदर बोट्सवाना शुड माइन ऑल इट्स डायमंड्स एंड सेल देम एज क्विकली एज पॉसिबल। तो भाई बताओ कि बोट्सवाना को क्या सारे डायमंड निकाल के आज ही बेच देने चाहिए या नहीं। ई पार्ट। तो यहाँ पे डिस्कस वाला क्वेश्चन है, पहले गौर से पहले सुन लेना, पहले सुन लेना, पहले सुन लेना। हाँ या नहीं वाला सवाल नहीं है। डिस्कस वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब डिस्कस वाला क्वेश्चन होता है टू साइडेड। दो साइड क्या होती है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्कस वाला क्वेश्चन अब जो पेपर फॉर्मेट में आएगा, न्यू पेपर फॉर्मेट, उसमें आएगा 6 मार्कर। ठीक है, तो डिस्कस वाला 6 मार्कर, दो पॉजिटिव लिखना, दो नेगेटिव लिखना, लेकिन एक्सप्लेन करके। ठीक, अब बताओ भाई आप लोग, बताओ भाई, क्या मैं अगर आज डायमंड निकाल लेता हूं तो क्या फायदा होगा? चलो बताओ भाई, आज डायमंड निकाल लेती है बोट्सवाना की गवर्नमेंट तो क्या उसको फायदा होगा? चलो बताओ आप लोग। नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना चाहिए ये भी बताओ। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेरी गुड भाई, एक्सपोर्ट पॉजिटिव, मोर रेवेन्यू इन दी शॉर्टर रन, सही है। डिप्लीशन हो जाएगी, नेगेटिव, सही है। इंस्टेंट कैपिटल बेटा, ये अली इंस्टेंट कैपिटल का क्या मतलब है? जी देखो सफा,
जो एनालाइज वाला 6 मार्कर होता है ना, उसमें हम 3 पॉइंट्स लिखते थे, यहाँ पे डिस्कस वाला 6 मार्कर है। यहाँ पे हम डिस्कस वाले 6 मार्कर में लिखेंगे 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। ये एनालाइज वाला 6 मार्कर नहीं है, डिस्कस वाला 6 मार्कर है। अच्छा फिर सर अगर एक साथ सारे निकाल दिए तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस गिर जाएगी इन दी मार्केट है। डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी जैन, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो जाएगा। वेरी गुड शयान। कि फॉरेन से पैसे आ जाएंगे जो कंट्री डेवलप करने के लिए इस्तेमाल, हाँ ये बोल सकते हो ना, पूरा एक्सप्लेन कर। चलो चलो भाई, मोर प्रॉफिट जो होता है ना, मोर प्रॉफिट थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड आंसर लगता है। तो मोर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं लिखते ना, यहाँ पे इकोनॉमी की बात करनी है। तो इकोनॉमी के लिए रेवेन्यू का वर्ड यूज करना, एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो पहला आप लिख सकते हो कि भाई एक्सट्रैक्ट करो, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, इसको करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर मतलब फॉरेन रेवेन्यू आएगा, हमारे फॉरेन रिजर्व जमा हो जाएंगे। ठीक है। अब एक और फायदा कौन सा होगा भाई, फायदा अगर मैं आज ही एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ सारे, तो वो भी आ जाएगा ना, कि वो आप बोलो कि आउटपुट बढ़ेगा तो लोग भी तो चाहिए होंगे, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को अन, सर सिर्फ एक फायदा नुकसान नहीं 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 यार, हम 2 फायदे 2 नुकसान। गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कम देने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट कैन यूज दोज फंड्स एल्सवेयर, कहीं और यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई 2 नेगेटिव पे, 2 नेगेटिव में हाँ ड्रॉबैक, मे बी लेटर प्राइस इंक्रीज। अच्छा ये भी तो सोचो क्या, हाँ सफा सही है, नॉट इनफ लेफ्ट फॉर फ्यूचर, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सप्लाई, ठीक है, इकोनॉमिक बूम, ठीक है भाई, रिसोर्सेज में, हाँ ना उस्मान सही है भाई, रिसोर्स में डिप्लीट। ये भी तो सोचो कि जब सप्लाई बढ़ेगी, इतने सारा गोल्ड निकाल लोगे तो गोल्ड की सप्लाई बढ़ी। तो एक्सट्रैक्शन अगर आप स्पीड अप करते हो, एक्सट्रैक्शन अगर आप स्पीड अप करते हो तो इसका मतलब होगा कि सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगी, प्राइस गिरेगी तो इसका मतलब लोअर रेवेन्यू वुड बी अर्नड। ठीक है, लोअर लोअर रेवेन्यू मिलेगा। फिर हाँ एक्सट्रैक्शन के बारे में लिख दो कि भाई डिप्लीशन, तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ तो इसका मतलब फ्यूचर जनरेशन may not be able to use और बेनिफिट। 2 बेनिफिट 2 नुकसान लिख दिए, आपके पूरे मार्क्स खत्म, टेंशन फ्री हो जाओ। लिख लो भाई सारे अपने नोट्स में, साथ साथ लिखते रहो भाई। ये केस स्टडी जो पूरी पास पेपर की बुकलेट दी है वो खत्म करनी है। वो खत्म करके क्या होगा, जब पास पेपर की बुकलेट में लिखते रहोगे तो फिर जो आखिरी वीक होगा ना, उसमें आप भाई वो कर लोगे, अपने जो पूरे पास पेपर की नोटबुक खोलोगे, सारा रिवाइज हो जाएंगे पास पेपर। पास पेपर की बुकलेट में लिखते रहो साथ साथ, ये आपको काम आएंगे आखिरी 2 हफ्ते में, जब रिवाइज करना होगा ना, आखिरी हफ्ते आखिरी 2 हफ्ते में आप रिवाइज कर सकते हो सारे पास पेपर, सारे पॉइंट लिखे हुए होंगे, जो भी मुश्किल सवाल है आपने पढ़ते 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 चले गए। तो लिखते रहो भाई लाजमी अपने पास, ये फॉर्मेट भी लिखते रहो। डिस्कस वाला क्वेश्चन अब 6 मार्कर का आएगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 6 मार्क पूरे हो गए। क्लियर है भाई, यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया? सही है जैन, वेट कर। गुड है शाक, सही, गुड है, चलो। अच्छा भाई अब आ जाते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे। चलो भाई अब आ गया डायग्राम वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो। एक्सप्लेन यूजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब डायग्राम बनाने को नहीं बोल रहा, लेकिन डायग्राम को एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, कोई मसले वाली बात ही नहीं। एक्सप्लेन यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड फिगर 1 what happened to the market for diamond rings in 2015। सही है यार, तो नाम चेंज करो ना, डिमांड इंक्रीज, सही है अली, डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है।
ठीक है चलो, डिमांड इंक्रीज, और क्या लिखेंगे? ये देखो ना डायग्राम, मार्केट, मार्केट मतलब पूरा प्राइस, क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम, ये क्या हुआ, डिमांड को क्या हुआ, बताओ भाई। क्या चीजें दिख रही हैं यहाँ पे आप लोगों को, क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सा पार्ट था ये? एफ पार्ट ना, एफ पार्ट के आंसर में तो एक्सप्लेन करना है ना। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारे काम करना है, डायरेक्ट नहीं बोलना भाई प्राइस बढ़ गई। भाई स्टेप वाइज, स्टेप वाइज, हाँ वेरी गुड हसपत। डिमांड बढ़ी मतलब डिमांड को क्या हुआ, डिमांड राइट पे शिफ्ट हुई, राइट। देखो ये भी लिखना है, ये भी एग्जामिनर चेक करेगा, फ्रॉम D1 टू D2। बेटा बासिल, एक नहीं, क्वांटिटी इंक्रीज टू प्राइस इंक्रीज नहीं, पहले डिमांड इंक्रीज हुई। डिमांड इंक्रीज का मतलब क्या है, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुआ फ्रॉम D1 टू D2। अच्छा खुद ने इक्विलिब्रियम इसने लिख के नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम अपने सवाल में ये नहीं लिखते कि E1 टू E2, क्योंकि वो E1 टू E2 तो मैंने लिखा था ना, तो वो हम मेंशन नहीं करते, बस हम बोलेंगे न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म, न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म। ठीक है, एट E2 नहीं लिखना, E2 मैंने लिखा है, डायग्राम में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, तो न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म बस। ठीक, आगे चलते हैं। फिर रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि प्राइस, हाँ प्राइस इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2। फिर लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम Q1 टू Q2। बात समझ में आई? ये सारी चीजें जब आपने प्रोसेस के थ्रू लिखी ना, डिमांड राइटवर्ड फ्रॉम D1 टू D2, न्यू इक्विलिब्रियम, प्राइस P1 टू P2, क्वांटिटी Q1 टू Q2, सारी चीजें आपने इसमें लिख दी है। डिमांड की बात करी, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात करी, प्राइस की बात करी, क्वांटिटी की बात करी, 4 मार्क्स आपको मिल गए, खत्म, कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, चलो ये आपका एफ पार्ट हो गया। अच्छा जिसको कॉपी करना है जल्दी से कॉपी कर लो, तो फिर मैं आगे चल। जी बिल्कुल इजी है भाई, इजी, बिल्कुल इजी आपको। बस यहाँ पे मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मिनिमम आपको ना यहाँ पे 25 से अबव ही लाने हैं। चलो कॉपी, आगे चलें। डन, आगे चलें। नहीं देखो, 25 से ऊपर लाना इज नेसेसरी टू स्कोर अ गुड ग्रेड ना, मतलब A स्टार और A के ज्यादा चांसेस जब भी होंगे ना, जब आप केस स्टडी जो बिल्कुल सिंपल चीज है उसमें अच्छे मार्क्स लाओगे। वो तो बेटा अस्वद आएगा, अगर A नहीं आता आप लोगों का, तो फिर वो वन टाइम वाला वॉइस नोट तो आएगा, जाहिर सी बात है वो तो आना ही, अगर A नहीं आया है आपका। चलो भाई, लाजमी सबको आएगा वो तो। अच्छा भाई, अब चलते हैं भाई आखिरी वाले पार्ट पे, जी। ठीक है, जी पार्ट क्या बोलता है, डिस्कस द इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स, सही, इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट प्रोवाइडिंग फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स। भाई पेशेंट्स को दे रहे हैं फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसको भाई, पेशेंट्स को। जी वाला पार्ट है, डिस्कस करना है आपको, डिस्कस वाला अभी बताया, डिस्कस वाला होता है भाई टू साइडेड। टू साइडेड का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो डिस्कस द इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट प्रोवाइडिंग फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट टू दी पेशेंट्स। 6 मार्कर, 6 मार्कर बता दिए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। बताओ भाई, अगर मैं फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे देता हूँ पेशेंट्स को, तो 2 फायदे और 2 नुकसान, डिस्कस का क्वेश्चन है, 6 मार्कर है, अभी फॉर्मेट समझा दिया। तो भाई फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दूंगा तो क्या होगा, मोर लेबर। अच्छा, हेल्थ फैक्टर, बासिर हेल्थ फैक्टर क्या लिखेंगे, लेस सिक वर्कफोर्स, ठीक है, हाँ ये लिखेंगे कि आप लिखोगे पॉजिटिव हो गया बेटर हेल्थ, बेटर हेल्थ ऑफ रेजिडेंट्स, बेटर हेल्थ ऑफ रेजिडेंट्स, ठीक है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो एवरेज कॉस्ट
एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी फॉर दी फर्म्स। ये बेनिफिट हो गया। मोर नर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, अच्छा सही है सर, ठीक है। तो वो फिर आप वर्कफोर्स के बारे में बात कर रहे हो कि वो आयान वाला पॉइंट आ गया, मोर लेबर वाला, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज राइट्स तो मोर इमिग्रेशन, अच्छा हेल्थ, हाँ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी कर दोगे, फ्री हेल्थ केयर सर्विस है, तो ऐसा भी हो सकता है दूसरे मुल्क से लोग आपके यहाँ आ जाएं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इमिग्रेशन, आई वाली इमिग्रेशन। हेल्दी पीपल तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है बिल्कुल। बेटर हेल्थ, लेस लेबर लीव्स, हाई प्रोडक्शन इफेक्टिव, ठीक है। सोशल बेनिफिट बढ़ेगा या पे एक्सटर्नल बेनिफिट? एक्सटर्नल बेनिफिट की बात करेंगे ना, हेल्थ केयर इज अ मेरिट गुड, मेरिट गुड में मसला एक्सटर्नल बेनिफिट का होता है, बोल सकते हो। और देखो देखो भाई, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये देखो आप तो वर्ड फ्री का भी तो पढ़ो ना। फ्री, फ्री का मतलब है क्या, कि फ्री में बांट रही है गवर्नमेंट। जब फ्री में बांट रही है तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, आपके आपके फ्री, फ्री किसको इंपॉर्टेंट होगा, फ्री फ्री किसको इंपॉर्टेंट होगा, फ्री, पुअर, पुअर गरीब, गुड, गरीब, ठीक है। तो फ्री है ना, तो फ्री के वर्ड को भी तो हम अकोमोडेट, तो फ्री हेल्थ केयर है भाई, फ्री हेल्थ केयर है, तो पुअर के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है, ठीक है। बाकी भी आप लोगों के पॉइंट सही थे, मैं चाह रहा था कुछ और, बेटर हेल्थ, तो एक्सपीरियंस लोग जिंदा रहेंगे, तो सस्टेनिंग दी स्किल्ड, चलो सही सही सही, चल चल सही, अच्छा ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अब ड्रॉबैक बता दीजिएगा भाई, फ्री हेल्थ केयर दे रहे तो क्या ड्रॉबैक होगा। वेरी गुड भाई आयान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एक्सपेंसिव और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों इसके साथ ही आप ना वो इंक्लूड कर देना, ठीक है, कि एक्सपेंसिव और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि भाई महंगा होगा, महंगा होगा भाई, जाहिर सी बात है, पैसा खर्च हो रहा है तो गवर्नमेंट ये कहीं और खर्च कर देती, फ्री में एजुकेशन दे देती भाई, बिजनेस को सपोर्ट कर देती, और क्या होगा। इससे क्या होगा, और फ्री करें तो क्या नुकसान होगा। फ्री हेल्थ केयर टू पे, इन्फॉर्मेशन, अच्छा चलो अर्न की वो हो जाएगी, सही है। अर्न करने की वो जो मोटिवेशन होती है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो भाई जो पे कर सकता है, जैसे कि कोई अमीर हो, अमीर भी तो फायदा उठा जाएगा इसका, है ना, क्या बोलते हो। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बेटा फ्री होगी तो पॉपुलेशन कम कैसे होगी, लोग नहीं मरेंगे भाई, डेथ रेट गिरेगा, इनकम गैप बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बंदे, वो तो नहीं ना, फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे देंगे तो क्या नुकसान होगा ना। तो आप बोलोगे कि भाई वर्ड also be enjoyed by people who are able to afford. Thus, government should only provide to poor rather than to all residents. तो सर ये तो इवैल्यूएशन हो गई ना। आप बोल सकते हो इवैल्यूएशन वाला पार्ट, मैं टेक्स्ट ओ चैट पे इवैल्यूएशन वाला पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन आप जब लिखते हो ना तो एग्जामिनर ये इस बात से थोड़ा सा आपसे इंप्रेस हो जाता है कि यार आपने बताया कि भाई पुअर, मतलब रिच को नहीं दो ना भाई, रिच को नहीं दो, सिर्फ टारगेट करो ये, तो वो एक अच्छा आप इंप्रेशन पड़ता है आपका, ठीक है। तो भाई ये बोलो भाई ये तो सारे लोग अमीर भी इंजॉय कर लेंगे, ठीक है, जो एबल टू अफोर्ड है, तो भाई गवर्नमेंट को सिर्फ उनको देना चाहिए, तो इस तरह बात करी, इस बात समझ में आई। तो ये ड्रॉबैक भी हो गया और फायदे भी हो गए। तो डिस्कस वाला क्वेश्चन जो 6 मार्कर होता है, दो फायदे दो नुकसान, तो 6 मार्क आपको पूरे इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है भाई सबको। देखो
आराम, दूसरा नेगेटिव नहीं। देखो दूसरा नेगेटिव का मतलब क्या है कि भाई ये इंजॉय करेगी कौन, ये पुअर जो रिच है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी इंजॉय करेंगे भाई। तो फायदा थोड़ी है, तो गवर्नमेंट को सिर्फ पुअर को देना चाहिए ये, ठीक है, ताकि और ना के सिर्फ सारे रेजिडेंट्स को दे दो, ठीक है, ताकि फिर आप वो भी बोल सकते हो कि इनकम इनइक्वालिटी भी तो कम होगी ना, कि गरीब पैसा नहीं खर्च करेगा, अमीर पैसा खर्च करेगा, ठीक है, तो इनकम इनइक्वालिटी में भी बात कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही हम लोग 4 पॉइंट लिख रहे हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। बात समझ में, बस ये मेन मकसद है कि भाई पुअर को दे दो, ना कि सबको, ठीक है। चलो भाई, तो ये बात सबको क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको? बताओ भाई सब मैसेज पे लिख दो, क्लियर है सारी चीज। ये केस स्टडी इस तरह सॉल्व करते हैं। केस स्टडी देखो पहले बच्चे करते हैं, पहले सवाल पढ़ लेते फिर केस स्टडी पढ़ते हैं, नहीं, आपने पढ़ा है कहाँ से भाई, सबको पता है, ठीक है, तो एग्जामिनर को बता कर आना है कि कहाँ से पढ़ा है। तो आपको पहले केस स्टडी पढ़नी है, फिर सवाल पढ़ना है, ताकि आप सही से सवाल के जवाबात दे पाओ, ठीक है भाई। तो ये आपको करना है कि सवाल के सही से जवाबात अगर आपको देने हैं, तो आप क्या करोगे, पहले केस स्टडी पूरी पढ़ लोगे, सवाल को नहीं देखना, वरना आप सिर्फ आंसर ढूंढने के लिए केस स्टडी पढ़ोगे। तो आप पहले सवाल पढ़ के केस स्टडी नहीं पढ़नी, सही है। आप पहले केस स्टडी पढ़ोगे ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि क्या बिजनेस चल रहा है, ठीक है। सारी चीजें पता चल गई, फिर आप सवाल पे जाओगे तो देखो केस स्टडी आसानी से सॉल्व होती जाएगी, ठीक है भाई। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व ओ लेवल्स की केस स्टडी, ठीक है, जो कि आपके पास टाइम होगा 45 मिनट्स, ठीक है। फिर गूगल क्लासरूम पे आपके पास होमवर्क आ जाएगा, प्लीज डू सबमिट इट बिफोर द नेक्स्ट संडे क्लास, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के संडे, टेक केयर।